आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। रुक करते हैं मुंबई का, जहां 10 घंटे की बारिश में पानी पानी हो चुकी है मुंबई। कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी डूबे हुए हैं, कई इलाकों में घुटनों तक पानी है, कई लोग रात भर पानी में फंसे रहे। एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोकल ट्रेनों से देर रात 290 लोगों का रेस्क्यू किया। 6 तस्वीरें देखिए अलग अलग इलाकों में। और इस बीच ये भी आपको बता दें, जो अपडेट है वो ये है कि आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हालात मुंबई का बयां कर रही हैं। कहीं पेड़ टूटे हुए हैं, कहीं रास्ते पूरी तरह से जाम हैं, कहीं हवाएं तेजी से चल रही हैं, कहीं पानी पानी हो गई है मुंबई। कमर तक पानी में चलने को लोग मजबूर हैं, गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई हैं। ये लालबाग मुंबई का इलाका है, जहां पर तेज बारिश के बाद हालात किस तरीके के हो गए हैं ये भी देखिए। और ऐसे में एक बार फिर से यही कहा गया है लोगों से, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। हालात क्योंकि आज भी खराब हो सकते हैं। विभाग ने कहा है कि आज भी भारी बारिश हो सकती है। गिरगांव चौपाटी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से ये डीवाई पाटिल स्टेडियम का हाल देख लीजिए, क्योंकि हवाएं भी साथ ही साथ काफी तेज रफ्तार से चल रही हैं। जेजे अस्पताल की तस्वीरें, पानी घुस गया है। नाव तक चल रही है मुंबई के कई इलाकों में। और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। दस घंटे की बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई। कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं, कई इलाकों में घुटने भर पानी है, कई लोग रात भर फंसे रहे। एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोकल ट्रेन से देर रात 290 लोगों को रेस्क्यू किया। रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनें फंस गई, फिर मदद के लिए एनडीआरएफ को आना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोकल ट्रेनों में फंसे 290 यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया। हम मंत्रालय के बाहर मौजूद है और यहाँ की भी परिस्थिति सेम है। आप देखिए रास्ते के जो दोनों तरफ के जो हालात है, रास्ते के दोनों तरफ पूरी तरीके से पानी भर चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर भी पानी चला गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा रोड है, यहाँ पर सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बंगलो मौजूद है और वहां पर भी पानी चला गया है। तो हालात मुंबई में बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए लगातार यही अपील लोगों से की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। मुंबई में कई इलाकों में रात भर पानी जमा रहा। लालबाग इलाके में तो कमर तक पानी भर गया, घरों के बाहर लगी गाड़ियां डूब गईं, लोग घरों में कैद हो गए। मुंबई की हाईकोर्ट रोड पर 4 से 5 फुट तक पानी है, कई गाड़ियां पानी में फंसी हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बारिश से तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हाल ही में मुंबई के लोगों को निसर्ग चक्रवात ने परेशानी में डाला था। भारी बारिश में बिहार लेक गरज रहा है, यहाँ पानी ओवरफ्लो कर रहा है। यहीं से बीएमसी मुंबई को पानी सप्लाई करता है। मुंबई के कोलाबा में बारिश से 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां 12 घंटे में 296.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां पानी में फंस गई, कई घरों और दुकानों में भी जल भराव हो गया। मुंबई में 48 घंटे से ज्यादा बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। शहर के दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां भारी जल भराव है। सड़कों पर इतना पानी भर गया मानो समंदर शहर के भीतर आ गया हो। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसकी वजह से एलिफेंस्टन रोड, मंत्रालय और माटुंगा में पेड़ उखड़ गए। बीएमसी ने फौरन पेड़ काटना शुरू किया, लेकिन कई गाड़ियों की चपेट में आने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। बारिश के बाद आई तूफानी हवाओं से लोकल की सेंट्रल और हार्बर लाइन भी बाधित हो गई। मस्जिद बंदर और भाईकला स्टेशन के बीच ट्रैक पर पानी जमा हो जाने से 2 लोकल रुक गई। 100 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को लगाना पड़ा। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं।
महाराष्ट्र के कोंकण में लगातार हो रही बारिश से 4 नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ के मानगांव की सावित्री नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। काल नदी उफान पर होने से जो 86 गांव वाले फंसे थे उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया गया है। मुंबई गोवा हाईवे के पास रोहा गांव में आंबा और कुंडलिका नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से यातायात पर असर पड़ा है। मुंबई में बारिश के साथ भूस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। कैंप्स कॉर्नर के पास रात करीब 12 बजे भूस्खलन हो गया है। सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़, पत्थर और पेड़ आ गिरे। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई है। मुंबई को कल भारी बारिश से राहत मिल सकती है। गुजरात में भी भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद धमतरी में सीता नदी पुल के ऊपर से बह रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आवाजाही कर रहे हैं। सीआईएसएफ का एक जवान भी बाइक से पुल पार करने लगा, लेकिन पानी का तेज बहाव बाइक समेत बहा ले गया। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए कुछ देर बाद उन्हें बचा लिया। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर उफान आ गया। शहर और कई गांवों में पानी भर गया। करीब 200 लोग सैलाब में फंस गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। छपरा के मशरक प्रखंड में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। देवरिया बाजार के पास नाव की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि नाव नहीं होने से कई महिलाएं डूबते डूबते बची हैं। अब प्रशासन ने जल्द ही नाव की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को नकद सहायता राशि भी बांटी। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे। यूपी के संत कबीर नगर जिले की धनघटा विधानसभा के कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। यहां सरयू नदी उफान पर है। बीजेपी सांसद प्रवीण निशान बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए, लेकिन नाव पर ही अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुशांत सिंह केस की जांच करने को सीबीआई तैयार है तो ईडी भी पूरे एक्शन में है। आज रिया के सीए से पूछताछ होगी, जबकि कल यानी 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। रिया के परिवार के खातों की भी जानकारी ली जाएगी। सुशांत के खातों से रिया के परिवार पर जो पैसे खर्च किए गए हैं उन पर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने रिया को समन भेजकर 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। बुधवार को ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। सुशांत केस की सीबीआई जांच के बीच रिया मुंबई में अपने अपार्टमेंट में लौट आई हैं। पिछले कुछ दिनों से वो वहां नहीं थीं। रिया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रही थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फौरी राहत नहीं मिली। सुशांत केस में सीबीआई ने कहा कि उन्हें नोटिफिकेशन मिला है, वो जांच शुरू कर रही है। सीबीआई जांच की मंजूरी पर नीतीश कुमार ने केंद्र को धन्यवाद दिया है और उम्मीद जताई है कि जांच बेहतर होगी और न्याय मिलेगा। पूरा देश समझ रहा था कि यही होना, ये तो होना ही है। सब लोग समझ रहे थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक्शन हुआ है तो देश के लोगों में, सुशांत के चाहने वालों में एक अच्छा संदेश गया है कि अब और उम्मीद जगी है लोगों की कि निश्चित रूप से और सीबीआई की तरफ भी मामला गया हुआ है तो निश्चित रूप से जांच अब पुख्ता होकर के आएगा।
सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर शिवसेना ने नाराजगी जताई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सीबीआई जांच पहले से लिखी पटकथा के मुताबिक हो रही है, फिर भी मुंबई पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी, ये उनका हक है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते हो, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले ही, उस राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिख चुके थे। मुंबई में बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर बिहार के डीजीपी ने फिर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विनय तिवारी को वापस बिहार आने देना चाहिए, उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। उधर खबर है कि पटना में सिटी एसपी को क्वारंटीन से बचने के लिए कोरोना का टेस्ट कराना होगा। बीएमसी ने कहा कि उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा, तभी वो क्वारंटीन से बच सकती हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें जाने दिया जाएगा। विनय तिवारी को छूट देने के लिए पटना आईजी ने जो बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखा था, उसको बीएमसी कमिश्नर ने खारिज कर दिया है। बिहार के आईपीएस विनय तिवारी के क्वारंटीन को लेकर महाराष्ट्र और बिहार में तकरार इतनी बढ़ गई है कि बिहार पुलिस अब इसके खिलाफ कोर्ट जाएगी। बिहार पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बावजूद बीएमसी विनय तिवारी को नहीं छोड़ रही। अहमदाबाद में एक अस्पताल में आग लग गई है। आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग लगते ही मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला गया। अस्पताल में सभी मरीज कोरोना के थे। आग रात 3:15 पर लगी। अस्पताल में कोरोना के कुल 49 मरीज थे। 10 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। मरने वालों में 5 पुरुष 3 महिला मरीज हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मनोज सिन्हा को कश्मीर के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीसी मुर्मू पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें सीएजी बनाया जा सकता है। मनोज सिन्हा पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और पिछली बार चुनाव वो हार गए थे। अब उन्हें कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस बारे में राष्ट्रपति भवन से सूचना जारी हो चुकी है। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद कल रात अयोध्या के मंदिरों को जबरदस्त तरीके से सजाया गया। राम की पैड़ी भी दुल्हन की तरह सजी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कल रात दिवाली सा माहौल रहा। लोगों ने दिए जलाकर राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न मनाया। राम मंदिर को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी जारी है। ओवैसी ने फिर राम मंदिर बनाने का विरोध किया और वहां बाबरी मस्जिद होने का दावा किया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर सवाल उठाए। कहा कि वो आने वाली पीढ़ियों को यही बताएंगे कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी। कश्मीर में धारा 370 हटने के 1 साल बाद आतंकी संगठनों ने हमले की साजिश को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए एक ही दिन में दूसरी बार हमला किया। पहले संगालो पुल पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया, फिर मोना बाजार में हमला किया। इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद घाटी के कई इलाकों में जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता रौ मूसा रफीक ने अनंतनाग के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर सलामी दी है। लेह में भी इस मौके पर कई तरह के आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टंगधार सेक्टर में एलओसी के पास सेना की तरफ से महिला जवानों को तैनात किया गया है। इन्हें आतंकवाद से लड़ने के अलावा इलाके में तस्करी के मामलों पर नजर रखने के लिए भी लगाया गया है। कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है जब महिला जवानों को अंदरूनी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए लगाया गया है। पाकिस्तान के विवादित नक्शे पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जारी पॉलिटिकल मैप को देखा। उनके इन हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना बताया। पालघर हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मामले में सीबीआई और एनआईए जांच का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, जिसकी वजह से डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते।
सहारनपुर में एक शख्स ने मौत से पहले अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में शख्स ने अपनी ही 2 सगी मौसी एक डॉक्टर पर उसको जहर देने का आरोप लगाया है। वीडियो में पंकज ने मौत के जिम्मेदार लोगों को फांसी देने की मांग भी की। वीडियो बनाने के कुछ देर बाद ही शख्स की मौत हो गई। झारखंड के पलामू के 3 मजदूरों की संदिग्ध हालत में केरल में मौत हो गई। तीनों का शव रेलवे पटरी से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर उन्हें क्वारंटीन रखा गया था उसके पास रेलवे पटरी है। साथ ही मजदूरों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसे लेकर जांच चल रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बॉर्डर के इलाकों में बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद की है। इलाके में कई दिनों से नकली नोट मिल रहे थे। मंगलवार को 5,000 रुपए के नकली नोट नाबालिग के हाथों में पकड़े गए थे। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में 10वें और आखिरी आरोपी आकाश बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आकाश की तलाश में पुलिस कई दिनों से छापेमारी कर रही थी। विक्रम जोशी हत्याकांड के 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे गंभीर हालत में एम्स रेफर किया गया है। बच्ची के ऊपर रेप के बाद हमला करने का शक जताया जा रहा है। आगरा में मां ने अपनी 2 अबोध बच्चियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बड़ी बेटी की मौत हो गई। वहीं छोटी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बेटियों पर चाकू से हमला करते समय पति की निगाह पड़ी तो उसने उसी चाकू से छीनकर पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी के बीच एसी न लगने को लेकर विवाद चल रहा था। बिहार के सुपौल जिले में एक नाबालिग लड़की से घर में घुसकर जबरन रेप करने वाले शख्स को गांव वालों ने पकड़ लिया, जिसकी जमकर धुनाई की। युवक रात के वक्त घर में घुसा और लड़की से जबरदस्ती करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर गांव वाले पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया। गोरखपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पति पत्नी के घर में खून से लथपथ लाश मिली। पास में ही पुलिस को एक फावड़ा भी मिला है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि फावड़े से काटकर दोनों की हत्या कर बदमाश वहां से फरार हो गए। बेरू धमाके में मरने वालों की संख्या 135 के पार पहुंच गई है। 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में लापरवाही का शक जताया जा रहा है। जिस बंदरगाह पर धमाका हुआ उसके अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में करीब 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें मंगलवार को विस्फोट हो गया, जिसके चलते बेरूत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचा। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर के इलाके में घरों के शीशे टूट गए, सामान तहस नहस हो गया। कराची में एक रैली के दौरान धमाका हुआ, 30 लोग घायल हो गए। ये रैली कश्मीर को लेकर थी। रैली पर ग्रेनेड अटैक हुआ। रैली जमाते इस्लामी की ओर से बुलाई गई थी। धमाके में एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।